दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हमारे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के क्वेश्चंस। हमने लास्ट क्लास में जो भी हमारे कंसेप्ट थे वो सारे पढ़ लिए थे। क्या क्या हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, पावर और जो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन, सारे कुछ देख रहे थे। अब मैंने यहाँ पर सबसे पहले जो क्वेश्चंस हमारे लास्ट ईयर या प्रीवियस ईयर बोर्ड्स में पूछे गए हैं, सबसे पहले मैं उनको डिस्कस करूंगा एंड देन लास्ट में हम एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर बात समझने की ये है, सबसे पहले टॉपिक्स हम देख लेते हैं कि किस किस टॉपिक्स पे क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। ठीक, तो पहला जो टाइप है वो आता है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। मीन्स सीरीज के भी रजिस्टर हो सकते हैं, पैरेलल के भी हो सकते हैं, या फिर तीसरा टाइप जिसमें दोनों हो। जैसे यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने लिया है, ये सीबीएसई 2015 का क्वेश्चन है। ठीक, आप सबको दिख रहा होगा। तो इस क्वेश्चन में सर्किट डायग्राम दे रखा है और क्वेश्चन क्या है, फाइंड द करंट ड्रॉन बाय नेटवर्क ऑफ 4 रजिस्टर शोन इन द फिगर। इसका मतलब कि क्वेश्चन का मतलब समझो कि इस नेटवर्क ने कितना करंट निकाला होगा 4 रजिस्टर से। इस फिगर में हम देखें तो कितना करंट निकला होगा, मीन्स कि आई की वैल्यू बतानी है। जो एक बैटरी का सोर्स है, इससे कितनी बैटरी करंट जो निकाला होगा इस रजिस्टर के कॉम्बिनेशन में। ठीक, तो उसको पता लगाने के लिए तुम्हें पता है V=IR फॉर्मूला होता है। अब सर्किट के लिए तुम्हारे पास ये तो है, लेकिन रेजिस्टेंस की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि तुम क्या देखते हो कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर है ना। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर है तो हमें क्या निकालना है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। उसको हम पुट करेंगे तो हमें पता लगेगा करंट की वैल्यू। ठीक, अब इस सर्किट डायग्राम को अगर हम देखें तो कई बार बच्चे ये गलती करते हैं कि इनको पैरेलल मान लेते हैं, इनको पैरेलल मान लेते हैं, सबको पैरेलल मान के मिस्टेक कर देते हैं। ठीक, तो सबसे पहले तुम्हें कैसे समझना है कि जो मैंने कंसेप्ट बताया था कि सीरीज या पैरेलल के केस में, देखो यहाँ पर जब करंट आया होगा, आई निकला, करंट यहाँ पर आई है। जब यहाँ पर करंट आया तो यहाँ पर इसके पास दो रास्ते हो गए, सही बात है। और ऐसा केस किस में था, पैरेलल वाले में, क्योंकि पैरेलल में हमें पता था कि दो रास्ते आ गए तो करंट I1 हो जाता है और करंट I2 हो जाता है, सही बात है। अब देखो I1 करंट इस रेजिस्टेंस से निकला तो ये I1 होगा। अब यहाँ पर जाके इसकी डायरेक्शन मूव कर गई तो रहेगा तो ये करंट I1 ही, सही बात है, क्योंकि कोई रास्ता दूसरा तो नहीं है, सिर्फ एक ही रास्ता है यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पर भी ये करंट क्या होगा, I1 होगा, है ना। और जब I2 केस में करते हैं तो यहाँ पर I1 निकला था, दूसरा वाला I2 आया। ठीक, ये I2 आया, अब ये पास होगा यहाँ पर, ये I2 होगा और I1 I2 दोबारा मिलके क्या बना लेंगे, I। ठीक, अब तुम थोड़ा सा कंसेप्ट पे जाओ कि मैंने डिस्कस करा था सीरीज में करंट सेम होता है। इसका मतलब इन दोनों रेजिस्टर में, अब मैं इसको मान लो A नाम दे देता हूँ, ये A हो गया, ये B हो गया। तो A और B में करंट सेम जा रहा है I1, इसका मतलब A और B कैसे सीरीज में। तो अगर मैं इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालूं RAB का तो ये आ जाएगा 10 + 10 यानी कि 20 ओम, सही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है। क्यों है सीरीज में, क्योंकि करंट जो है इनमें से सेम पास हो रहा है, सही बात है। अब आगे देखते हैं इसमें, अब ये दो रेजिस्टेंस हैं तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर I2 करंट जा रहा है और इसमें भी I2 करंट जा रहा है, यानी कि अगर मैं इसे C मानूं और इसे D मानूं तो मेरा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RCD का वो क्या हो जाएगा, 10 + 10 20 ओम। ठीक, ये बात समझ में आती है। अब मैंने आपको सिखाया कि जो भी सर्किट है उसको रीड्रॉ करना सीखो, है ना। अब तुम इस सर्किट को रीड्रॉ कैसे कर सकते हो, इसको तुम ऐसे समझ सकते हो कि यही सर्किट मैं ऐसे बना सकता हूँ दोबारा। ठीक, अब इस सर्किट में तुम देखोगे कि मैंने यहाँ पर इसको 20 ओम लिख दिया और इसको 20 ओम लिख दिया। ठीक है, I करंट जा रहा है, ये I1 करंट हो गया, ये I2 करंट हो गया। अब जस्ट मैंने क्या करा कि इन दोनों को रिप्लेस करके, इसको रिप्लेस कर दिया, इसको रिप्लेस कर दिया और यहाँ पर ये सर्किट को ऐसे ड्रॉ कर दिया कि इनका तो सीरीज का कॉम्बिनेशन क्या आया, 20 ओम, और इसका सीरीज का कॉम्बिनेशन क्या आया, 20 ओम। बात समझ में आती है। तो अब ये दोनों देखो, इनमें करंट अलग अलग है। अब तुम यहाँ पर भी ये समझ सकते थे बात, तो मैंने सर्किट डायग्राम इसलिए बनाया ताकि तुम और अच्छे से क्लियर समझो
कि यहाँ पर करंट अलग अलग जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे दो रास्ते थे तो I1 I2 आया, यानी कि ये जो कॉम्बिनेशन है ये किसमें है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा। ये बात हमें आसानी से समझ में आ जाती है। तो अगर अब मैं इसे मान लेता हूँ कि ये E था, अब E तो नहीं यार, इसे मान लो ये R क्या आया था, R A B, और ये आया था R C D, ठीक। तो आर ए बी और आर सी डी पैरेलल हो गए, यानी कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का आएगा वो आएगा 1/RAB प्लस 1/RCD, ठीक है। तो 1/20 प्लस 1/20, 20 एलसीएम 2, ये 1/R। तो हम अगर रेजिस्टेंस निकालें तो होगा 20/2, यानी कि आ गया 10। तो हमारा रेजिस्टेंस आ गया 10 ओम, ठीक। अब ये सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था, तो यहाँ पर आप सर्किट को तुम समझ सकते हो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब 10 ओम आ गया तो ये पूरा 10 ओम होगा, है ना। और ये 3 वोल्ट की बैटरी है, तो V = IR वाले फॉर्मूले से तुम यहाँ पर 3 वोल्ट रखो, करंट तुम्हें निकालना है, ये 10 आ गया, तो I की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास 10/3, यानी कि 3.33 एम्पियर, ठीक। तो इसको तुम यहाँ पे मार्क कर लो, I आ गया 3.33 एम्पियर, ठीक। अब देखो ये क्वेश्चन तो फिनिश हो गया, कैलकुलेशन के नाम पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ 1/20 ऐसा हो गया। लेकिन क्वेश्चन देखने में कितना कॉम्प्लेक्स है कि यार मैं पैरेलल किसको लूँ या सीरीज किससे लूँ। तो सीधा स्टार्टिंग कैसे करनी है, कंसेप्ट से स्टार्ट करो। करंट I निकला होगा, इसमें I1 गया, इसमें I2 गया, तो करंट सेम है तो सीरीज में, और करंट अगर अलग हो जाता है तो पैरेलल में। सिंपल कंसेप्ट ये लगाना है, ठीक। तो करंट मेरा आ गया 3.33 एम्पियर। लेकिन अब मैं इसमें और कैसे बता सकता हूँ, क्वेश्चन का अगर हाई मार्क्स का देना है तो कैसे पूछ सकते हैं कि हमसे पूछ लेंगे I1 और I2 की वैल्यू बताओ। अब तुम्हें क्या ध्यान में रखना है कि अगर I1 और I2 की वैल्यू पूछ लेते हैं तो तुमको क्या पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो 3 वोल्ट है वो इसका होगा, और सेम जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन का होता है, यानी कि इसका V1 3 वोल्ट होगा और इसका V2 3 वोल्ट होगा। ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम, तो ये भी 3 वोल्ट, ये भी 3 वोल्ट। यानी कि अगर मुझे I1 की वैल्यू पूछी होती तो हमें पता है V1/R हो जाता, और I2 का पूछी होती तो ये V2/R हो जाता। यानी कि अब देखो R तुम्हें पता है, इस वाले I2 के केस में V1 है, तो सिंपल कर लेते हैं, इसे V2 मानते हैं, ठीक है। क्योंकि I2 हो गया तो V2 हो गया 3 वोल्ट, और ये हो जाएगा V1 = 3 वोल्ट, ठीक। तो यहाँ पर ये I1 V1/R, तो 3 अब रेजिस्टेंस इसका कौन सा है, ये AB वाला, ठीक। तो ये 20 है, तो ये मेरा किसका आ जाएगा, I1 वाले का, और ये मेरा आ जाएगा 3/20 I2 वाले का। तो इस केस में हमारा जो करंट है I1 I2 जो है सेम क्यों आ रहे हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस और 20 ओम के दोनों कनेक्टेड हैं, उनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, और इनकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो सेम है, यानी कि जो करंट फ्लो होगा दोनों में I1 और I2 ऐसे क्वेश्चन होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पढ़ो। अब ये जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी में भी इस टाइप का क्वेश्चन है कि 6 ओम के रेजिस्टेंस यूज करने का कुछ ऐसा कंसेप्ट है, ठीक। तो कंसेप्ट तुम समझो, वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन हो जाएगा, और ये जो प्रीवियस ईयर में आया है वो भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक। तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो क्वेश्चन क्या है, सो हाउ वुड यू जॉइन 3 रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 9 ओम, ठीक। 3 रेजिस्टर्स को जोड़ना है और हर एक का रेजिस्टेंस 9 ओम है, ताकि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आए उसका वैल्यू 13.5 हो और 6 ओम हो, ठीक। तो हमारे पास 3 9 ओम के रेजिस्टेंस है, ठीक है। एक हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, 9 ओम 9 ओम 9 ओम। अब इनको इस तरीके से जोड़ना है कि इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आए उसकी वैल्यू 13.5 ओम हो जाए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को तुम जितने प्रैक्टिस करोगे वैसे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक। तो हम इस क्वेश्चन को अगर करने की कोशिश करते हैं तो हम क्या क्या सोच सकते हैं। हमने सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा, पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या डिस्कस करी थी बात, कि सीरीज के केस में जो हमारा कॉम्बिनेशन आएगा तो 9 + 9 + 9 27 ओम होगा, सही बात है। अब अगर मैं सीरीज में कनेक्ट कर दूँ इन तीनों रेजिस्टेंस को तो रेजिस्टेंस 27 ओम आएगा, यानी कि आप देखो R मैंने जोड़ दिए सीरीज में, ठीक। तो मेरे पास आ गया 27 ओम, तो इसीलिए इसको हम मैक्सिमम कहते थे, मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस, सही बात है। और अगर मैं इन्हें पैरेलल में जोड़ देता, R पैरेलल
तो उसके लिए हम 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9 करके सॉल्व करते, तो वो मेरे ख्याल से आ जाएगा इसका आंसर 3/9 यानी कि 3 ओम के करीब आएगा। सही बात है। अब ये आ रहा था मिनिमम, यानी कि हम डायरेक्ट इन्हें सीरीज या पैरेलल में लगा के तो सॉल्व नहीं कर सकते, ये बात तो हमें समझ में आ गई है। तो हम क्या कर सकते हैं, अब क्योंकि ये क्वेश्चन सीरीज और पैरेलल बोथ के हैं, यानी कि हमें कुछ ऐसा सोचना है कि हम सीरीज में भी कॉम्बिनेशन रखें और पैरेलल में भी रखें, तो आंसर हमारा आ सकता है। ठीक, तो हम ऐसा करते हैं कि हाँ 3 रेजिस्टेंस है, तो एक को सीरीज में ले लेते हैं और 2 को पैरेलल अटैच कर देते हैं। ठीक है, अब ये CBSE 2000 में क्वेश्चन आया है, और फिर अगर NCERT का तुमने क्वेश्चन अटेम्प्ट करा हो तो ये तुम सॉल्व कर सकते हो आंसर। ठीक है, सेम NCERT में भी है। इसको करने के बाद NCERT ओपन करना, एक्सरसाइजेज में जाना, सेम इसी कंसेप्ट का क्वेश्चन है, वो तुम्हारे साथ क्वेश्चन हो जाना चाहिए अगर ये बात समझ में आती है तो। ठीक, तो हम ऐसे ही ट्राई कर रहे हैं। तो ये हमारे पास पैरेलल है, तो 1/9 प्लस 1/9 आ गया। सही बात है। तो ये 2/9 यानी कि रेजिस्टेंस क्या आ गया 9/2 4.5 ओम। ठीक है, तो इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ 4.5 ओम के रेजिस्टेंस से। सही बात है, क्योंकि हमने रिप्लेस करना सीख ही लिया है सर्किट में। आप देखो ये 9 ओम का 4.5 ओम का सीरीज में है, तो यानी कि इनका आर क्या आ जाएगा इक्विवेलेंट 9 ओम प्लस 4.5 ओम यानी कि 13.5 ओम। तो तुमने यहाँ पर क्या देखा कि अगर मैं इनका ये 2 को पैरेलल कॉम्बिनेशन में रखूं और एक को सीरीज में रखूं, तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों चीज़ें आ रही हैं साथ में, तो हमारे पास रेजिस्टेंस क्या आ गया 13.5 ओम। ठीक, तो एग्जामिनेशन टाइम में भी तुम्हें ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि 3 रेजिस्टेंस है तो हमारे पास यही ऑप्शन बनते हैं कि 2 को पैरेलल में लगाऊं, एक सीरीज में लगा दूं, या 2 सीरीज में लगा के हम तीसरा जो सीरीज में होगा तो आंसर नहीं आएगा। ठीक, अब 6 के लिए तुम कैसे सोचोगे, अब देखो 6 के लिए अगर मैंने 2 को पैरेलल में लगाया था तो 3 ओम आया था। ठीक है, तो 6 के लिए सोचते हैं। अभी क्वेश्चन हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि थोड़ा सा तुम्हें और कंसेप्ट आगे बढ़ना पड़ेगा, है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस जो है तुम्हारे लिए तो इजी इसलिए दिए गए हैं कि तुम्हें सिर्फ पूरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के करंट निकाल देना है। लेकिन अगर तुम हायर क्लासेस में फिजिक्स ऑप्ट करते हो 11th-12th क्लास में, तो इस तरीके के क्वेश्चन में I1 I2 I3 इन सब की वैल्यूज़ भी निकालनी होती है। तो तुम्हें यहाँ पर क्या समझना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले तुम इस सर्किट में देखो, ये दोनों चीज़ें तो तुम्हें पैरेलल दिख रही होगी 30 ओम का और 30 ओम का। ठीक है, तो अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो मैं अगर इनका नामकरण कर दूँ तो R1 R2 R3 R4। सही बात है। अब मैं R1 और R2 को देता हूँ, तो R1 R2 क्या है एक दूसरे के पैरेलल, यानी कि 1/30 प्लस 1/30। ठीक है, और ये 1/R12 होगा। ठीक है, ये आ गया 2/30 यानी कि R12 आ जाएगा 30/2 यानी कि 15 ओम। ठीक, तो अगर सर्किट को हम रीड्रॉ करें तो ये जो पैरेलल चीज़ें आई हैं, अब ये दोनों का कॉम्बिनेशन करके क्या आया मेरे पास 15 ओम। तो मैं अलग ना सर्किट बना के सीधा इसी में जो है रिमूव कर देता हूँ इसे, और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो मैं यहाँ पे 15 ओम का लगा दूँ। ये बात समझ में आती है। ठीक, तो जब 15 ओम का यहाँ पे लगा दिया मैंने, अब देखो ये 15 ओम का और जो तुमने एक स्क्वायर देखा था, अब ध्यान रखना कि जो स्क्वायर वाला मैं बात कर रहा हूँ वो 10 ओम वाला रेजिस्टेंस था। तो यहाँ पर देखो तो मान लो यहाँ I1 करंट आता है। ठीक, तो I1 करंट आएगा यहाँ पे, तो सेम करंट यहाँ पे घूम के भी I1 ही रहेगा, क्योंकि कोई और रास्ता नहीं है उसके पास। अब चाहे तुम उसे कैसा भी घुमा दो, चाहे वायर ऐसे घूम जाए पूरा, तो करंट I1 है तो यूटर्न लेके I2 या P2 कुछ नहीं बनेगा, वो I1 है तो I1 ही रहेगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है तुम्हें। तो करंट सेम जा रहा है, ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे। ठीक, तो अगर ये दोनों सीरीज में है तो ये मेरा रेजिस्टेंस है R12। ठीक, तो R13 निकालते हैं। ठीक है, तो R12 प्लस R3 यानी कि 15 प्लस 15 क्या होगा ये 30 ओम। ठीक, तो अब इस रेजिस्टेंस को इन दोनों को हटा के मैं 30 ओम लिख सकता हूँ, और 30 ओम में जो करंट जा रहा होगा वो क्या जा रहा होगा, कितना I1। तो यानी कि अब ये दोनों पैरेलल होंगे। क्यों? क्योंकि करंट तो अभी भी अलग है, तुमने बस 2 सीरीज को हटा के एक पैरेलल बना दिया। ठीक, तो यहाँ पर R
इसको मैं मान लूँ R13 और R4 क्या है पैरेलल, ठीक। तो मैं निकालता हूँ R14 या फिर R इक्विवेलेंट ही निकालना है क्योंकि ये अकेला बचा है। तो R इक्विवेलेंट के लिए ये पैरेलल है तो 1/R इक्वल टू 1/R13 प्लस 1/R4 यानी कि 1/15 प्लस 1/30। एलसीएम आ गया 32 प्लस 1 तो R हमारा 3/30 होगा। सो R आ जाएगा मेरा 10 ओम, ठीक। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखो 10 ओम आ रहा है, इतना बड़ा सर्किट था। अब इसको हम डायरेक्ट रिप्लेस कर दें तो सीधा ही 10 ओम का रेजिस्टेंस बन जाएगा और ये सब भी गायब हो जाएगा, ठीक। ना I2 बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक। तो सिर्फ ये सर्किट बचेगा हमारे पास। तो इतना बड़ा सर्किट था, इतने सारे रेजिस्टेंस से हमने सिर्फ 10 ओम बना लिया। तो हमारे पास जो करंट आएगा V इक्वल टू IR फॉर्मूले से, तो I आ गया 3/10 यानी कि 0.3 एम्पियर। इतना करंट जो है ये सर्किट में से ड्रॉ करेंगे रेजिस्टेंस, ठीक। अब अगर तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो एक मुझे क्वेश्चन याद आ रहा है जो CBSE 2016 में आया था, उस क्वेश्चन को भी समझ लो साथ के साथ। उस क्वेश्चन में क्या था कि तुमसे बोला कि एक तुम स्क्वायर बनाओ, ठीक है, जो 10 ओम वाला रेजिस्टेंस था। तो ऐसे क्वेश्चन जो है याद रह जाते हैं। सेम वो 10 ओम वाला स्क्वायर टाइप का था वैसे ही था। तो यहाँ पर 4 ओम का रेजिस्टेंस था, 4 ओम का रेजिस्टेंस से स्क्वायर बनाया है, ठीक है, 2016 में था। तो यहाँ पर एडजेसेंट कॉर्नर जो है जोड़े हुए थे, तो यहाँ पर करंट आया था। अब मान लो इसने बोला कि एडजेसेंट कॉर्नर के अराउंड निकालना है, तो तुम्हें ये जो डायग्राम है जो 10 ओम वाला रेजिस्टेंस था सेम लग रहा है कि ये दोनों तुम मान लो I1 करंट आया तो ये सीरीज में ले लोगे इन दोनों को और इनको भी सीरीज में ले लोगे, लेकिन ये दोनों पैरेलल में आएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में तुम्हें सॉल्व हो जाने चाहिए। नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे उसका आंसर बता देना, ठीक। तो ये क्वेश्चन भी ध्यान में रखना, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंस है इन टाइप के क्वेश्चन और जो डिस्कस करें और जो बीच के लेक्चर में भी डिस्कस करें, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं पैरेलल और सीरीज के। अब एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं जो हमारे पास थ्योरेटिकल के। देखो थ्योरी वाले क्वेश्चन मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, जो हम थ्योरी पढ़ते हैं लेक्चर पढ़ते हैं उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो जाते हैं। तो लेकिन जो न्यूमेरिकल्स है इनकी वैल्यू 2018 का अप्लाई कर, यानी कि एक क्वेश्चन 2018 का और देखा तो तुम समझ सकते हो क्वेश्चन ये जो चैप्टर है कितना इंपॉर्टेंस रखता है कि 6 to 8 मार्क्स का जो क्वेश्चन है इस चैप्टर से आ रहे हैं। यानी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और क्वेश्चन जो कंसेप्ट है वो काफ़ी आसान है समझने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट है, नया कंसेप्ट है, ठीक। तो इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो पहला क्वेश्चन जो है थ्योरेटिकल वाला है, डेरिवेशन वाला है, जिसमें जो फॉर्मूले हैं उसको यूज़ करा है। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग अगर मैंने ना बताया हो तो मैं बता दूं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है। कि इसमें देखो एक ये तो मैं वैसे तुम्हें पढ़ा चुका हूँ, हीट इक्वल टू I² RT होता है। तो उसी की स्टेटमेंट है कि हीट एनर्जी प्रोपोर्शनल होती है I² के, हीट एनर्जी प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के, हीट एनर्जी प्रोपोर्शनल होती है कितने टाइम तक उसको हमने रन किया है। तो इसको हम कंबाइन करते हैं तो हीट का फॉर्मूला आ जाता है I² RT, ठीक। यही हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है, ठीक। तो ये तुम्हें ध्यान में रखना है। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, 2 lamps, one rated 100 watt, 220 volt and the other 60 watt, 220 volt are connected in parallel to electric main supply। यानी कि कुछ ऐसा डायग्राम होगा। आप देखो यहाँ रेजिस्टेंस नहीं है, क्या है, लैंप है। मान लो ये लैंप हमने ऐसे डिनोट कर दिया और दूसरा लैंप ऐसा होगा, ठीक। अब इस टाइप का क्वेश्चन भी एक एनसीईआरटी में है, लेकिन मैं एनसीईआरटी तुम सबके पास अवेलेबल होती है तो एनसीईआरटी क्वेश्चन में ना सॉल्व करा के उसके जैसे क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ ताकि तुम्हारे पास प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस हो और इन वीडियो लेक्चर्स को जो कंसेप्ट मैंने समझाए हैं उनसे एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि तुम्हें कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। क्योंकि मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ तो तुम पॉज करके सॉल्व कर सकते हो या नहीं भी कर पाते हो तो समझ लो, लेकिन जब तुम एनसीईआरटी के क्वेश्चन बिना देखे सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस आएगा और आंसर जब मैच करेंगे तो अच्छा रहता है कि ये चैप्टर हमें समझ में आ गया तो इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन रहेंगे 8 मार्क्स के या 10 मार्क्स के हम सॉल्व कर देंगे, ठीक। तो हमारे पास ये लैंप है, एक ये लैंप है, ठीक। उसमें भी 2 लैंप्स ही हैं, मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है। 100 वाट 220 वोल्ट और ये 60 वाट 220 वोल्ट, ठीक। यहाँ पर ये मेन सप्लाई है। मेन सप्लाई को हम बैटरी से ना दिखा के ऐसे शो करते हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान तुम्हें रखनी है। मेन सप्लाई क्या है, जो हमारे घरों में लाइट आती है, ठीक। अभी पैरेलल में कनेक्टेड 2 बल्ब्स है, सेम लाइन है और वोल्टेज 220 वोल्ट है। तो यहाँ पे वोल्टेज पता है,
ये भी 220 मतलब वोल्टेज क्या है, सेम है। ओके, और मुझे पावर की वैल्यूज दे रखी है, तो तुम्हें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, फाइंड द करंट। ठीक है, फाइंड द करंट ड्रॉन बाय 2 बल्ब्स, यानी कि आई की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो अगर तुम्हें आई की वैल्यू निकालनी है तो तुमने पावर का एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था, V इंटू आई, पावर वोल्टेज इंटू करंट। ठीक, तो तुम्हें वोल्टेज पता है, पावर पता है, करंट नहीं पता। अब देखो करंट जब आई निकलेगा यहाँ आई आएगा। अब आई के पास दो रास्ते हैं, या तो वो इसमें जाए या इसमें जाए। तो I1 इसमें जाएगा, I2 इसमें जाएगा। अब वो किस बात पर डिपेंड करेगी, इसकी पावर पे, क्योंकि वोल्टेज तो क्या है, सेम है। यानी कि अगर I1 मैं निकालूं तो I1 मेरा हो जाएगा P1 अपॉन V। तो P1 मेरा पावर 100 वाट का पहला लैंप है और उसके जो है वो 220 हो गया। ठीक, और I2 के केस में P2 अपॉन V होगा, यानी कि 60 वाट अपॉन 220। तो ये से अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये आ जाएगा 10 अपॉन 22, और इसे सॉल्व करें तो 6 अपॉन 22। ठीक, और सॉल्व कर लो तो 5 अपॉन 11, इसे सॉल्व करें तो 3 अपॉन 11। ठीक, तो इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, इनको मैं ऐड कर दूं, I1 प्लस I2, तो ये करंट होगा जितना ये I है, और ये आ जाएगा मेरा 8 अपॉन 11। तो इस क्वेश्चन में समझने वाली बात ये थी कि हम क्वेश्चन कैसे कर रहे थे, कि हमने क्वेश्चन करे थे जिसमें पहले I निकालते थे और उसके बाद I1 I2 निकाल लेते। अब इस क्वेश्चन में कोई ऐसा तरीका भी है कि हम पावर का कॉम्बिनेशन कर ले, लेकिन वो तुम्हारे लिए हायर लेवल की बात हो जाएगी कि हम पावर का कॉम्बिनेशन करके करंट निकाल ले। तो हम इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि I1 I2 निकाला और मुझे पता है कि I1 प्लस I2 के बराबर होगा। तो I1 का हमने फॉर्मूला, हमें सबसे आसान फॉर्मूला पावर का वोल्टेज इंटू करंट हमने खुद निकाला था। तो ये हमारे पास सॉल्व करके 8 अपॉन 11 क्या आ गया करंट, इसको डेसिमल में, है ना। अब यूनिट ध्यान में रखना, एम्पेयर करंट की यूनिट है, तो एम्पेयर एम्पेयर। ठीक, 2018 में क्वेश्चन था, 3 मार्क्स का क्वेश्चन। ओके, तो 2018 में इतने क्वेश्चन आ गए, तो और क्वेश्चन भी आ सकते हैं। क्वेश्चंस मैं यहाँ पे बहुत सारे करा सकता हूँ तुम्हारे को, लेकिन तुम्हें क्या बेसिक कंसेप्ट समझना है, जो तुमने लेक्चर में सीखा सारी थ्योरीज को दिमाग में रखना है। ठीक, क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच जो है वो कैसे आएगी, वो प्रैक्टिस से तुम्हारे पास आएगी। अभी तुम्हारा काम है लेक्चर्स लगातार देखो, दोबारा एक और बार देखो, नोट्स बनाओ, जब मैं बोल रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ लिखने को उसको मार्क करके रखो, क्योंकि उन्हीं से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आने वाले हैं। और एनसीईआरटी तुम्हारी एक तरह से बाइबल है पूरे बोर्ड्स के लिए, क्योंकि क्वेश्चन जो आएगा वो या तो एनसीईआरटी से डायरेक्ट आता है या थोड़ी बहुत डिजिट चेंज करके आती है। क्योंकि जो भी मैंने क्वेश्चन डिस्कस करे वो लगातार 2016, 17, 18 और जो लास्ट बैच में था 2019, उसमें भी वो लैंप वाला क्वेश्चन आया हुआ है। ऑल इंडिया का पेपर उठा के देखना सीबीएसई बोर्ड्स का, तुम्हें वो दिख जाएगा लैंप वाला क्वेश्चन। ठीक, तो अब इस क्वेश्चन को अगर हम देखें, अ मेटल वायर हैज डायमीटर ऑफ 0.25 mm। ठीक, तो सॉल्यूशन हम करें तो डायमीटर तुम्हें दे रखा है 0.25 mm। तो सबसे पहले क्या करना है, तुम्हें जो डायमीटर है उसकी रेडियस सॉल्व करनी है। रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा, डायमीटर अपॉन 2, यानी कि 0.25 अपॉन 2। तो ये मेरा आ जाएगा 0.125 mm। ठीक, तो 0.125 mm आ गया। तो हम इसको अगर मिलीमीटर में करते हैं तो हम ये पहले ही सीख चुके थे, ये 10 की पावर -4 मीटर होता है। ठीक, हाँ ठीक है, सही बात है। तो यहाँ पर मिलीमीटर को हमने मीटर में कर दिया, और 4 -4 होता है, -3 होता है। ठीक, क्योंकि मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 होते हैं। ठीक, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक ए रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम। ठीक, तो रेजिस्टेंस 5 ओम हमें दे रखा है या फिर क्या है, बनाना है। अच्छा, तो अगर तुम्हें एरिया निकालना है तो एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो पाई और रेडियस हमारे को मिल गया ये × 0.125 × 10 की पावर -3 का स्क्वायर, ये मेरा एरिया हो गया। ठीक, और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला तुमने क्या निकाला, ρL/A। ठीक है, अब रेजिस्टिविटी तुम्हें दे रखी है, देखो साफ दे रखी है, तो रेजिस्टिविटी की सरदर्दी नहीं। अब निकालनी तुम्हें लेंथ है, एरिया तुमने अभी निकाल लिया और रेजिस्टिविटी पता है, रेजिस्टेंस भी पता है। तो अगर लेंथ निकालनी है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा R × एरिया अपॉन रेजिस्टिविटी। ठीक, तो हमें क्या करना है, रेजिस्टेंस हमारा 5 × पाई × 0.125 × 10 की पावर -3 का स्क्वायर अपॉन रेजिस्टिविटी 0.8 × 10 की पावर -8 मीटर। ठीक है, ये मीटर में आ गया, है ना।
अब देखो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स तुम्हें लग रहा होगा। अब तुम्हें इसे स्टेप बाय सॉल्व करो, ठीक। तो ये 5 है, ये 0.125 है, इसका 0.125 का स्क्वायर है, ठीक। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हटा देते हैं, इसकी भी जरूरत नहीं, एरिया हमने ले लिया, ठीक। तो अब इसको हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो पाई 5 इंटू पाई 0.125 का स्क्वायर, ये आ गया 10 की पावर -6, क्योंकि 10 के -3 है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और 0.8 इंटू 10 की पावर -8, ठीक। तो सबसे पहले 10 की पावर्स को सॉल्व कर लो। तो 10 की पावर -8 ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, तो 10 की पावर +2 आ जाएगा, ठीक। तो हमारे पास लेंथ आएगी 5 इंटू पाई 0.125 का स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर अपॉन 0.8, ठीक। अब अगर इसे सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा 0.125 का स्क्वायर कितना होता है, 5 की पावर 3 और दोबारा 5 की पावर 3, तो 100% 3125, ठीक है। सिंपल मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। 0.125 इंटू 0.125 बहुत लेंथ हो जाएगा, कैलकुलेशन तुम खुद सॉल्व कर सकते हो, ठीक। तो लेंथ हमारे पास आ जाएगी, उसके बाद निकालना है हाउ मच विल बी द रेजिस्टेंस इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज डबल, ठीक है। तो अब तुम्हें क्या सोचना है कि यहाँ पर जो तुम्हारी लेंथ आ जाएगी, कैलकुलेशन करके वो तुम चीज़ सॉल्व कर सकते हो, ठीक। अब तुम्हें क्या देखना है कि एक और कंसेप्ट जो हमने शायद थ्योरी में करा था कि लेंथ डबल हो या डायमीटर चेंज हो तो कैसे इफेक्ट पड़ता है, कि लेंथ और एरिया का हमने डिस्कस करा था। लेंथ हमने हाफ करी तो हमारा जो रेजिस्टेंस था वो हाफ हो गया था, और एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो एरिया कम करने पे रेजिस्टेंस बढ़ गया था। अब यहाँ पर क्या है, हमें एरिया लेंथ से नहीं बात करी, डायमीटर से बात करी है, ठीक है। यानी कि एक फॉर्मूला तुम्हारे पास है ये, और ये रिलेशन किस में जाता है, रेजिस्टेंस में और डायमीटर में, ठीक। अब एरिया में तो पाई आर स्क्वायर आता है, यानी कि अगर एरिया में मैं चाहूँ कि डायमीटर पुट कर दूँ, सही बात है। तो अगर मैं एरिया में चाहता हूँ डायमीटर पुट कर दूँ तो रेजिस्टेंस रो एल बाई पाई आर स्क्वायर है। अब आर मेरे को पता है d/2 है ना, यानी कि d/2 तो रो एल बाई पाई डायमीटर का स्क्वायर, और ये 2 का स्क्वायर ऊपर जाके 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें तो सेम रहने वाली है मेरे फॉर्मूले में। तो रेजिस्टेंस जो है वो प्रोपोर्शनल आ रहा है डायमीटर के इन्वर्सली स्क्वायर के, ठीक। अब ये रिलेशन जो है हमें बताएगा अगर डायमीटर वायर का डबल कर जाए, है ना, तो रेजिस्टेंस अगर डबल कर गया इसका तो 2d² हो जाएगा, यानी कि रेजिस्टेंस आ जाएगा 1/4d²। तो यहाँ पर ये कितना हो गया, 1/4 जो है रेजिस्टेंस कम हो जाएगा r' वाले केस में, ठीक। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। फॉर्मूलेस लगाओ, फॉर्मूलेस याद है उनमें, उसमें एज इट इज पुट रख करो, और देखो फ्रैक्शन की क्या वैल्यू आ रही है। यहाँ 1/4 आ रहा था, यानी कि 1/4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, ठीक। तो क्वेश्चन लेक्चर में ऐसे क्वेश्चन और भी हो सकते हैं, हम और डिस्कस कर सकते हैं। अगर तुम्हें और कोई क्वेश्चन पर्टिकुलर चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं ज़रूर उसको डिस्कस कर लूँगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर फिनिश हो गया है। अगर दो में और कुछ कंसेप्ट में वीकनेस है या किसी टॉपिक से रिलेटेड तो पहले लेक्चर सारे देखो, सीरियल वाइज मैंने लेक्चर डाले हुए हैं यूट्यूब पे। सेल्फ क्लासेस प्लेलिस्ट में जाना, इलेक्ट्रिसिटी नाम से प्लेलिस्ट होगी, वहाँ जाके देखो। जो भी अगर किसी लेक्चर में साथ डाउट आता है साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, है ना। या फिर अलग से कोई डाउट है या कुछ और इस मटेरियल चाहिए चैप्टर से रिलेटेड तो वो भी पूछ सकते हो। अब तुम्हारा काम ये है कि मैंने ये चैप्टर फिनिश करा दिया, अगर तुम्हें कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करना, क्योंकि उनका भी बेनिफिट होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर फ्री एजुकेशन मिल रहा है तो तुम्हें और ज़्यादा शेयर करना चाहिए, ठीक। तो शेयर चाइल्ड क्लासेस नाम है चैनल का, सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।